कार आज हम स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का विकास विषय पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति स्वतंत्र दृष्टिकोण और कूटनिरपेक्षता की रही है। उसके उद्देश्य हैं विश्व शांति को बनाए रखना, युद्ध की संभावनाओं को टालना, विवादों का मध्यस्थता या पंच निर्णय द्वारा निपटारा करना, जाति भेद, रंग भेद और साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। भारत की विदेश नीति के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में कहा था कि भारत वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। साथ में वह विश्व के अन्य स्वतंत्र प्रेमी और शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। भारत की विदेश नीति का निरंतर विकास हुआ है। यह एक गतिहीन विदेश नीति न होकर गतिशील विदेश नीति है। जैसे जैसे भारत के राष्ट्रीय हितों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आया है, विदेश नीति का स्वरूप भी बदलता गया है। नेहरू के समय भारत तटस्थता और गुटनिरपेक्षता को अधिक महत्व देता था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय भारत ने सोवियत संघ से संधि करना उचित समझा। जनता शासन में असली गुटनिरपेक्षता पर जोर दिया जाने लगा, तो राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय सेना को भेजकर विदेश नीति के नवीन आयाम प्रदान किए। पीवी नरसिंह राव ने नैतिकता तथा मूल्यों पर आधारित नीति पर अधिक बल न देकर आर्थिक पहलू पर अधिक ध्यान देने की चेष्टा की थी। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का विकास निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है: नेहरू युग, शास्त्री युग, इंदिरा युग, जनता सरकार, राजीव गांधी युग, पीवी चंद्रशेखर युग, पीवी नरसिंह राव युग, वाजपेयी कालांश, देवगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी काल। भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन। भारत की विदेश नीति प्रारंभ से ही आलोचना का शिकार रही है। इसके प्रशंसकों ने जहां इसके सैनिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने वाली बताया, वहीं इसके आलोचकों ने इसे निरा शांति का ढोंग रचने वाली बताकर उसे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल चित्रित किया है। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर हमारी विदेश नीति की आलोचना की जा सकती है। पहला, राष्ट्रीय हितों की रक्षा में असफल। एडी गोरवाल का कथन है कि विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना और बढ़ाना है। सबसे बड़ा हित राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना है। इसमें हमारी विदेश नीति विफल सिद्ध हुई है। हमारी विदेश नीति हमारे स्थायी और दूरगामी राष्ट्रीय हितों जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुई। आज भी चीन और पाकिस्तान ने हमारे सैकड़ों वर्ग मील में के प्रदेश दबा रखे हैं और हमारी विदेश नीति उन्हें मुक्त नहीं करा सकी है। और वर्तमान में भी भारत और चीन के मध्य पेंगपोंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों के मध्य भयंकर तनाव विद्यमान है। दूसरा, गुटनिरपेक्षता एक दिखावा है। कतिपय आलोचकों का कहना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता कोरा ढोंग है। वस्तुतः हम कभी अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ अधिक झुके हैं, तो कभी साम्यवादी देशों की तरफ। स्वाधीनता के तुरंत बाद हमारा झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था, तो इंदिरा युग में हम सोवियत संघ की तरफ अधिक झुके। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के शब्दों में, या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना या दोनों से अलग रहते हुए केवल एक के समीप जाने का प्रयत्न करना, दूसरा बुरा न माने और यदि दूसरे के बुरा मानने का डर हो तो पहले से नाप तोल कर दूर हटना या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना, यही गुटनिरपेक्षता की शैली रही है। तीसरा, देतांत की विश्व राजनीति। आलोचकों का कथन है कि शीत युद्ध की विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता का महत्व हो सकता है, किंतु आज तो शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। गुटों की राजनीति पिघल चुकी है और देतांत की विश्व राजनीति का चयन हुआ है। अब गुट ही नहीं रहे तो गुटनिरपेक्षता का क्या महत्व हो सकता है। भारत सोवियत संधि। अगस्त 1971 की भारत सोवियत संधि भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण मोड़ का सूचक है। आलोचकों का कहना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का इस संधि ने अंत कर दिया है। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब महाशक्तियों के फौजी संघर्ष तथा तनाव से
अपने आप को दूर रखना होता है। लेकिन एक महाशक्ति के साथ संधि करके भारत अब अपने को इस संघर्ष तथा तनाव से दूर नहीं रख सकता है। नेक्स्ट है मित्र और शत्रु को परखने में असफल। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति अपने मित्र और शत्रु को परखने में भी असफल रही है। इजराइल ने प्रत्येक स्तर पर हमारा समर्थन किया, फिर भी पश्चिमी एशिया में हमारी नीति लंबे समय तक इजराइल विरोधी रही है। विदेशी आक्रमणों का शिकार। हमारी विदेश नीति विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करने में असमर्थ रही है। 1962 में चीन ने और 48, 65 और 71 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। मई जून 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिए भेजकर बड़े पैमाने पर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। और आज वर्तमान की हम स्थिति देखें तो चीन द्वारा भारत और बेसिकली जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्र में हमारे क्षेत्रों पर या भारतीय क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जताने का प्रयास किया जा रहा है और सीमा पर भारी तनाव विद्यमान है। 7वां, प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। ऐसा कहते हैं कि आज दुनिया में 60 से 70 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय होंगे। भारत का प्रत्येक प्रवासी एक राजदूत के बराबर सिद्ध हो सकता है तथा भारत के राष्ट्रीय हितों में आत्मनियुक्त सैनिक की तरह ही हो सकता है। लेकिन भारत सरकार उनके प्रति उदासीन रही है। भारत सरकार की निर्ममता के कारण ही म्यांमार, श्रीलंका, उगांडा और क्रीमिया के भारतीयों को नारकीय अभिनय से गुजरना पड़ा है। आज भी अनेक देशों में 100 वर्षों के प्रवास के बावजूद उन्हें संपत्ति खरीदने, मुक्त रूप से व्यापार करने का, राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त नहीं है। जो भेदभाव भारतीयों के साथ फिजी, केनिया, उगांडा, ग्याना आदि देशों में किया गया या किया जाता है या किया जा रहा है, वह यदि चीनियों के साथ वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर में किया जाता तो साम्यवादी होते हुए भी चीनी सरकार दुनिया में हाय तौबा मचा देती। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। गोरे देशों के प्रति हमारी संस्कृतिहीनता की भावना के कारण ही हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा आग्नेय दक्षिणी पूर्वी एशिया की भारी राजनीतिक उपेक्षा भी की। 1961 में पहली बार पंडित नेहरू मेक्सिको गए तथा 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी 9 लैटिन अमेरिकी देशों में उड़ान भरकर आई। इन दोनों यात्राओं के दौरान भी हमारी आंखों पर मुनरो का सिद्धांत का अमेरिका चश्मा चढ़ा रहा। न तो हमने क्यूबा के महत्व को रेखांकित किया और न ही इन दबे पिसे देशों की जनता पर हो रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों का विरोध करके उनकी हठधर्मी जीतने की कोशिश की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहां संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विश्व संस्थाओं ने इन देशों के संख्या बल का महत्व है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना वे देश हैं जो परमाणु स्वतंत्रता का युद्ध लड़ चुके हैं। भारत इन देशों में न केवल सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रचंड अभियान चला सकता है, अपितु अनेक देशों को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है। नीति निर्माण की दोषपूर्ण प्रक्रिया। नीति निर्माण की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। हमारे पास दुनिया की सूचना जमा करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। यह कैसी विडंबना है कि यूरोप, अफ्रीका और ईरान में घटनाएं हमारे राजदूतों की नाक के नीचे घटती हैं और उनका विश्लेषण करने के लिए वे लंदन तथा न्यूयॉर्क के अखबारों पर निर्भर रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दुनिया के 3/4 देशों के बारे में भारत सरकार के पास जो सूचनाएं आती हैं वे इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे से छन कर आती हैं। इसीलिए हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष राय बनाने में दिक्कत होती है। कभी कभी हम बुरी तरह से फिसल भी जाते हैं। 1968 में सूचना की कमी के कारण ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लैटिन अमेरिका की यात्रा बीच में ही तोड़नी पड़ी। पेरू में क्रांति हो गई थी। मार्च 1978 में हमने दाऊद के लिए भारत में लाल गलीचे बिछाए और अप्रैल में ही उनका पत्ता साफ हो गया। अटल जी को चीन से उल्टे पांव लौटना पड़ा। उसने वियतनाम पर हमला बोल दिया था। ईरान हमारा पड़ोसी है, लेकिन 1 वर्ष के लंबे जन आंदोलन के बावजूद हमारे अधिकारी ये अनुमान नहीं लगा सके कि खुमैनी सत्तारूढ़ हो गया। हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण संधि एवं सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवारी जैसे मुद्दों पर हमें करारी हार का मुंह देखना पड़ा। हमारे नीतिकारों ने अपने प्रभाव व क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते संदर्भों एवं शर्तों का उचित मूल्यांकन किए बगैर अड़ियल दृष्टिकोण अपनाया, जिससे हमारी छवि एवं साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की बैठक सितंबर 2005 में ईरान के विरुद्ध मतदान का भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए
ईरान भारत के संदर्भ में पैदा हुई खटास आर्थिक क्षेत्र में भारत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी भारत की विदेश नीति की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। दोनों ही शक्तिशाली गुटों ने भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की है। भारत दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने में सफल रहा है। भारत की निर्गुट नीति विश्व शांति के हित में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपना दावा पेश किया है। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का समर्थन भारत को मिलने की संभावना है। भारत में वे समस्त क्षमताएं मौजूद हैं जो एक शिखर शक्ति में होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार सम्मेलन जेनेवा में पहली बार पाकिस्तान के विरोध में भारत ने स्कोर किया। ईरान व चीन देशों ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, G8 सहित अनेक देशों ने भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। कारगिल के संघर्ष में अमेरिका ने भारत का प्रखर व मुखर समर्थन किया। पाकिस्तान इससे अलग थलग पड़ गया। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से भारत की सुरक्षा का एक नया संबल मिल गया है। अग्नि 5 के सेना में शामिल होने पर भारत 5,000 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम हो गया है। इस परीक्षण के साथ भारत का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनने वाला विश्व का छठा देश हो गया। निष्कर्ष: डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति नए दिशा संकेत में भारत के लिए एक सांस्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश की है। अनेक ऐसे देश हैं जब वर्षों पहले भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति दूतावास की स्थापना की जानी चाहिए। भारत के आणविक परीक्षण ने अणुशक्ति पर पाश्चात्य देशों और चीन के एकाधिकार को तोड़ दिया है। अमेरिका समर्थन पाने के लिए भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ समझौता नहीं किया। आसियान के साथ भारत के संबंध हमारी विदेश नीति और पूर्वोन्मुखी नीति की एक प्रमुख विशेषता है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार भागीदार है। नागरिक परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर से भारत में ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम की बिक्री में सहायता मिलेगी, जिससे हमारी बढ़ती बिजली की आवश्यकताओं के समाधान में सहायता मिलेगी। अमेरिकी वस्तुओं के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। 27 दिसंबर 1914 को प्रधानमंत्री मोदी ने महासभा के 69वें सत्र में वैश्विक संस्थानों के सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। यह विदेश नीति का ही कमाल है कि एक और भारत के आर्थिक संबंध G8, G20, यूरोपियन संघ, आसियान तथा सार्क संगठनों के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों के साथ तेज गति से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू।